नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस मुलाकात का उद्देश्य राजधानी दिल्ली की वर्तमान नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा करना बताया जा रहा है। वहीं पर दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई पहलुओं पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति को राजधानी में महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शिक्षा और स्वच्छता अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पहल की सराहना की है और राज्यों और केंद्र सरकार के सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने पर भी जोर दिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये खास मुलाकात बताई जा रही है। वहीं पर आपको बताएं कि स्वास्थ्य और कल्याण पर खासा ध्यान दिया गया है। राजधानी के विकास पर भी चर्चा की गई है। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मुंबई दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसके साथ ही 16 फरवरी को मुंबई दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो भी मुंबई पहुंचेंगे। तो मैक्रो का ही 3 दिवसीय भारत दौरा है, काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। उसके साथ ही मुंबई दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर 16 फरवरी को ये दौरा बताया जा रहा है, जहां पर मुंबई दौरे पर ही पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। फ्रांस राष्ट्रपति भी मुंबई पहुंचेंगे और इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति 3 दिवसीय के भारत दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में आयोजित मेटेक इनोवेशन और स्टार्टअप शोकेस कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि सामान्यतः 100 से 150 रुपए में होने वाली ईसीजी टेस्ट की लागत को अब अत्यधिक कम किया जा सकता है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मशीनों को 24 घंटे लगातार चलाकर उत्पादकता बढ़ाकर और बटर पेपर की जगह पर सादे कागज का पुनः उपयोग करके ये लागत लगभग 1.5 रुपए तक कम कर दी गई है। और पीयूष गोयल ने इस दक्षता को सरल, नवाचार और बड़े पैमाने पर उत्पादन का शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार से उपकरण, श्रम और सामग्री की लागत से भारी कमी आती है और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो आपको बताते चले कि जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में आयोजित मेटेक इनोवेशन और स्टार्टअप शोकेस कार्यक्रम को संबोधित किया और मंत्री ने कहा कि सामान्यतः 100 से 150 रुपए में होने वाली ईसीजी टेस्ट की लागत को अब अत्यधिक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मशीनों को 24 घंटे लगातार चलाकर उत्पादकता और इसके साथ ही बढ़ाकर बटर पेपर की जगह पर सादे कागज का पुनः उपयोग करके ये लागत लगभग 1.5 रुपए तक कम कर दी गई है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने इस दक्षता को सरल, नवाचार और बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है, शानदार उदाहरण भी बताया है उत्पादन को। और उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार से उपकरण, श्रम और सामग्री की लागत में भारी कमी आती है और स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत भेदभाव का मुद्दा उठाया। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम अक्सर दलितों और वंचितों और कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करते हैं। अब समय है कि इन बातों को जमीन पर उतारने की ठोस पहल की जाए। सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं बल्कि संविधान की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सदी में ही हम जब भी सामाजिक विकास और इसके साथ ही सुधार और एकता की बात करते हैं, तब ही ओडिशा की एक घटना हमें आईना दिखाती है। वहां एक आंगनबाड़ी के केंद्र में ही सिर्फ इसलिए 3 महीने से बहिष्कार चल रहा है क्योंकि भोजन एक दलित महिला हेल्पर और इसके साथ ही कुक द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि समुदाय विशेष के कुछ लोग अपने बच्चों को वो भोजन देने से मना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि संवैधानिक मूल्य और सामाजिक चेतना की भी परीक्षा है।
सदी में जबकि हम बड़े बड़े सामाजिक विकास के दावे करते हैं, सामाजिक रिफॉर्म की बात करते हैं, हिंदू एक होना इसकी बात करते हैं, तो ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर कम कुक द्वारा तैयार भोजन को समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं। पिछले 3 महीनों से उस आंगनवाड़ी सेंटर का बाइकॉट चल रहा है। सभापति जी, आंगनवाड़ी सेंटर्स बच्चों के फिजिकल और कॉग्निटिव विकास की बुनियाद है, लेकिन अगर इस तरह के जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव है तो स्वाभाविक तौर पर इसका असर बच्चों के ग्रोथ पर भी पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं संविधान के आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को सीधे प्रभावित करती है। आर्टिकल 47 में नीति उस दायित्व के विपरीत है जिसके अनुसार राज्य पर पोषण स्तर बढ़ाने और जन स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे मुद्दे को वर्क प्लेसेस पर होने वाले व्यापक जाति आधारित भेदभाव के संदर्भ में भी देखा जाएगा। हाल में वर्षों में ऐसी कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई है जिन पर समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती तो आगे की घटनाओं को रोका जा सकता था। कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी मजदूर पर पेशाब करने की अमानवीय घटना सामने आई थी, जिसने समाज को झकझोर कर दिया। पिछले वर्ष गुजरात में एक 28 वर्षीय दलित सरकारी कर्मचारी ने कथित जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। चंडीगढ़ में एक एडीजीपी पुलिस की मृत्यु के बाद स्वयं पुलिस बल के भीतर संस्थागत जातिगत भेदभाव के आरोप लगे। ये घटनाएं स्पष्ट करती है कि जातिगत पूर्वाग्रह केवल सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं बल्कि वर्कप्लेसेस में भी मौजूद है, जिससे कमजोर वर्गों की गरिमा, करियर प्रोग्रेस और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रभावित होती है। किसी भी कर्मचारी के साथ जाति के आधार पर ऐसा व्यवहार संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 17 का उल्लंघन है, साथ ही ये दंडनीय अपराध भी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेकर कठोर और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। साथ ही जहां पर इन मामलों में गंभीर उल्लंघन मिले वहां पर जवाबदेही तय की जाना चाहिए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित ISASCP के 22वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कृषि और पशुपालन के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश को तब तक लाभ हुआ है जब तक किसान पशुपालन, मत्स्य और पालन और इसके साथ ही विविध फसलों के साथ में काम कर रहे थे। भागवत ने यह भी आगे कहा कि वर्तमान परिदृश्य से हमें भविष्य की योजनाओं पर सोचने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उल्लेख करते हुए पहले हम मानते थे कि पशु चिकित्सकों का कार्यक्षेत्र सीमित है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है और इस बात से स्पष्टता होती है कि कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में ही विशेषज्ञों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। देश की कृषि फायदे में तब तक थी जब तक अनेक प्रकार की फसल, पशुपालन, मछली पालन सहित किसान खेती करता था। और फिर से लाने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के किसानों को स्थिति में ये कैसे लाना, इसका विचार करना पड़ेगा। और पशुपालन उसका एक अविभाज्य अंग होने के नाते हमको भी सोचना पड़ेगा। तो हम केवल जानवरों की चिकित्सा करने वाले लोग नहीं है, देश की प्रगति में हाथ लगाने वाले हैं। और केवल उतने नहीं है क्योंकि हम भारत के पशु चिकित्सक हैं,
तो दुनिया में जो 4 बड़ी समस्याएं हैं उसमें एक है पर्यावरण। तो पर्यावरण के ये जो सारे घटक है उनके साथ कैसे रहने से पर्यावरण की समस्याएं समाप्त हो सकती है और मनुष्य जीवन पशु पक्षियों के वनस्पतियों के जीवन के साथ साथ आगे बढ़ सकता है, इसका भारतीय रास्ता देने का दायित्व हमारा है। हमारा जो टास्क है, हमारा जो जॉब है वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। उसको करते समय आपके मन में ये भावना रहे और उस लगन से और गंभीरता से आप करें जैसे कर रहे हैं, वैसा ही आगे चलता रहे तो जो कुछ अपेक्षाएं आज यह व्यक्त हो गई वो सारी पूरी होने ही वाली है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसका समर्थन करता हूं तो मेरे समर्थन से कुछ होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अनिवार्य आवश्यकता है तो वो आने ही वाली है। इसलिए आने ही वाले बात को हाथ लगाने का काम हमारे जैसे लोग करते हैं। वो होता है तो समय की आवश्यकता के अनुसार, समय को पहचान कर हम अपने इस भूमिका का बड़ा विचार करें। और इस दृष्टि से आज की ये जो परिषद है वो परिषद बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आप लोगों के कर्तृत्व से यहाँ जो हो रहा है देख रहा हूं, मुझे लगता है कि कल ये कहा जाएगा कि सारे पर्यावरण की समस्या से मानवता को निजात देने का प्रारंभ, जैसे गंगा का प्रारंभ गंगोत्री से हुआ छोटी सी धारा के रूप में, वैसे नागपुर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में हो गए एक कॉन्फ्रेंस के कारण ये चल पड़ी बात और आज सफल हो गई है। ऐसा आगे बहुत 100 वर्षों के बाद नहीं, 25-30 साल के बाद ऐसा कहा जाए, इतना कर्तृत्व आप प्रकट कर रहे हैं। उस कर्तृत्व पर भरोसा रख के मैं ये कहता हूं कि इस बड़े भूमिका का विचार करके आप अपना काम करें। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्दों को विराम। ये जो सारा दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ है वो आगे के लिए भी हमको सोचने के लिए बाध्य करेगा। तो पहले हम मानते थे कि एक मर्यादित स्कोप है वेटरनरियंस का, अब ऐसा नहीं है। हम लोगों को बड़ा ही सोचना चाहिए। हम सोचेंगे और करने लगेंगे तो बाकी बातें अपने आप आएगी। पहले ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी हो गई। कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं थी वेटरनरियंस की, है ना, थी लेकिन बहुत मर्यादित थी, वो आज भारत व्यापी हो गई। कई बातें, बजट बढ़ गया, आदि आदि हो रही है। वैसे ही एक अलग वेटरनरी काउंसिल वो भी होगा, वो होना चाहिए, ये अनिवार्य है, इस मत का मैं हूं। क्योंकि जिसका बंदर वही नचाए। तो पशुओं के बारे में विचार करना है तो पशु चिकित्सक ही चाहिए, पशु शास्त्रज्ञ ही चाहिए। उसका सहयोग सब तरफ हो सकता है, लेकिन पशुओं का स्पेसिफिक विचार करना है तो उसमें जिनकी जानकारी है उनके हाथ में बागडोर चाहिए। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में कुछ करना है तो खिलाड़ी लोग सोचे, दे नो द रोप्स। और इसलिए ऐसा काउंसिल होना चाहिए। इसके बारे में मेरा मत पूर्ण अनुकूल है। केवल मैं पशु चिकित्सक हूं इसलिए नहीं, मैं देख रहा हूं कि जहां जो जानकार है उनके हाथ में है वहां वो क्षेत्र आगे बढ़ता है। तो ये सारी बातें आएगी, आना अनिवार्य है, समय की वो मांग है। लेकिन ये आना सबको अनिवार्य लगे ऐसा कर्तृत्व हमको दिखाना है और हम दिखा रहे हैं। मैं केवल याद करा रहा हूं, कोई कमी नहीं बता रहा हूं। केवल मेरी प्रार्थना इतनी है कि अब वेटरनरियंस ने अपनी भूमिका के बारे में एक बड़ा पिक्चर मन में रखना चाहिए। हम केवल जानवरों की ट्रीटमेंट करते नहीं, केवल जानवरों को जानते नहीं। मैं 50 साल से क्षेत्र से बाहर हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन वैसे कुछ नहीं है।
बस एक है, वो हो गया है, मैंने किया नहीं है। बहुत लोग सोचने लगे कि जानवरों का डॉक्टर मनुष्यों में भी काम कर सकता है। तो अब समाज की भी सोच धीरे धीरे बदलेगी। हमको सोचना चाहिए कि हम केवल पशु वैद्य नहीं है, हम इस देश के आर्थिक प्रगति के एक बड़े आधार है। कृषि प्रधान देश की कृषि फायदे में तब तक थी जब तक अनेक प्रकार की फसल, पशुपालन, मछली पालन सहित किसान खेती करता था। वो फिर से लाने की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के गठन को केवल 357 दिन हुए हैं और लेकिन इस छोटे से समय में कई ऐसे कार्य पूरे किए जा रहे हैं जो कि वर्षों से अटके हैं, लंबित है और अपेक्षित है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के लोग लंबे समय से विकास की प्रतीक्षा कर रहे थे। रेखा गुप्ता ने विस्तार से बताया है कि ये सड़क वर्षों से टूटी फूटी थी, जगह जगह ट्रैफिक जाम और गड्ढे थे और यहाँ पर बताना मुश्किल था कि सड़क कहाँ खत्म होती है और गड्ढे कहाँ से शुरू होते हैं। आज इस सड़क का ही पुनर्निर्माण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कॉलेज के दिनों से ही जाना है और वर्षों से सड़कें, नालियां, पार्क और बुनियादी ढांचा विकास की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पहली बार किसी सरकार ने वास्तव में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, चाहे वो पानी की पाइपलाइन बिछाना हो, सीवर लाइन बिछाना हो या अन्य विकास कार्य, सभी में तेजी दिखाई जा रही है। सभी ने अपनी अपनी बातें कही, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि सरकार को बने हुए मात्र 357 दिन हुए हैं, पर इन 357 दिन में हमने वर्षों से अटके हुए, लटके हुए और भटके हुए कामों को सिरे चढ़ाने की कोशिश की है। मेरे सामने हमारी पार्टी के बहुत ही बड़े नेता आदरणीय रघुवंश सिंघल जी, भाई कुलदीप जी, आप सब लोग भी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हमारे ये परिवारजन हमेशा इंतजार करते रहे। इस सड़क पे हजारों बार मेरा आना हुआ, हमेशा टूटी हुई सड़क, ट्रैफिक जैम, गड्ढे में सड़क में गड्ढा पता नहीं चलता था। आज इस सड़क की किस्मत खुली है कि इसका नव निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। हमारे कुम्हार भाई यहाँ रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सामान वो लोग बनाते हैं और बेचते हैं। कई बार मैं भी आई और यहाँ से सामान लेके गई। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो भी कमला नगर के क्षेत्र की हर हिस्से में आना जाना होता था। पर विकास कार्यों की दृष्टि से सालों से यहाँ की गलियां, यहाँ के नाले, यहाँ के पार्क, यहाँ की दरो दीवार इंतजार करती रही कि कब कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा और हमारा विकास होगा, हमारा जीर्णोद्धार होगा। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने सच में जनता के मन में जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की लाइन हो या विकास के अन्य कार्य हो। मुझे खुशी है कि हमारे समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्षों से अनेक योजनाएं जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, भाई इंदर राज ने आकर के उन योजनाओं पे काम करना शुरू किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य सचिवालय में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में बिजली व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और ट्रांसमिशन नेटवर्क की ही मजबूती और भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की दक्षता पर ही विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में बिजली की ही गुणवत्ता और इसके साथ ही सुनिश्चित इसको लेकर तत्काल कदम उठाए जाए। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में निवेश और विकास के लिए स्थिर और मजबूत बिजली व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ट्रांसमिशन प्रणाली के विस्तार और रखरखाव पर नियमित निगरानी रखी जाए ताकि जनता को बिना बाधा बिजली मिलती रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संत कबीर कुटीर के सामने में मौजूद राजेंद्र पार्क में एक अनौपचारिक वार्ता की है। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच में सांस्कृतिक और सामाजिक समन्वय को और मजबूत बनाना बताया गया है और इसके साथ ही दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान कई राज्यों में चल रहे विकास कार्यों और सामाजिक पहलों पर विचार साझा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस तरह की अनौपचारिक बैठकें सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि राज्यों के बीच में नियमित संवाद और विचार विमर्श से जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। मुंबई में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पहल का शुभारंभ हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धर्मवीर स्वराजक्ष छत्रपति और संभाजी महाराज की स्मृति में ही मुंबई कोस्टल रोड साउथ पर अमरसंस गार्डन के ब्रिज कैंडी तक ही क्षेत्र मेलोडी रोड के रूप में ही उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल मराठा शौर्य और वीरता की गाथाओं को शहरवासियों के बीच में जीवित रखने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज का योगदान महाराष्ट्र की संस्कृति को इतिहास में अमूल्य है और इस अवसर पर कई नागरिक अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम संस्कृत विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा का स्रोत देते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में रोहित पवार के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बयान नहीं देखा है, लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है। उनका मानना है कि अगर किसी को कोई संदेह है तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके तहत भारतीय यूनियन के तहत ही जांच एजेंसियों ने अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी खुशी की खबर भी साझा की है। उन्होंने कहा कि मुंबई नगर निगम में ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन की महापौर ऋतु तावड़े निर्विरोध चुनी गई हैं और उनके साथ ही गठबंधन के शिवसेना उम्मीदवार संजय घाड़ी उप महापौर पद पर निर्वाचित हुए। उसके बारे में मुझे मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का निरसन होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के कानून में जिस प्रकार के जांच एजेंसियां हमारे पास उपलब्ध है और ऐसे मामलों में जिस प्रकार की जांच अपेक्षित है वो सारी जांच शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है जो डीजी सेफ्टी उनकी जो जांच होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो भी जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स भी मिला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस जांच को समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन किसी के भी मन में कोई शंका होगी तो उस शंका का भी निरसन होना चाहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले केंद्र सरकार को मैंने ही चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार का ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आगे में अगर इसमें क्या क्या गलतियां हुई है ये समझ में आएगा तभी हम लोग हमारे आसमान को और हमारे एविएशन को सेफ रख पाएंगे और केवल नेता ही नहीं आम जनता को भी हम लोग सेफ रख पाएंगे। बहुत हर्ष की बात है कि मुंबई महानगर पालिका में हमारी
भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की महापौर श्रीमती रितु तावड़े, इनका निर्विरोध चुनाव हुआ है और साथ ही में उपमहापौर के तौर पर हमारे महायुति के संजय घाड़ी, इनका चुनाव हुआ है। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से हम लोगों ने जनता को जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम अब ये महानगर पालिका करेगी। श्रीमती रितु तावड़े एक अनुभवी इस प्रकार की नगर सेविका है। उन्होंने पिछले समय भी बहुत जनताभिमुख इस प्रकार का कार्य किया है। उनको महानगर पालिका के प्रशासन की भी समझ है, जनता की नब्ज को भी वो जानती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महानगर पालिका को वह अच्छा नेतृत्व देंगी और महापौर के रूप में जो आम मुंबईकर है उसके सपनों को वो पूरा करेगी। संजय घाड़ी उप महापौर के रूप में जो चुने गए हैं, एक अनुभवी इस प्रकार के शिव सैनिक हैं और मेरा विश्वास है कि वे भी पूरी ताकत के साथ इस प्रशासन को चलाने में मदद करेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि ये साल हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के जन्म शताब्दी का साल है, इसलिए उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास हमारी महानगर पालिका के माध्यम से होगा और साथ साथ समूचे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जन जन के लिए विकास का कार्य किया है, गरीब मध्यम वर्गीय सभी तक जो विकास पहुंचाया है, उसी विकास को आम मुंबईकर तक पहुंचाने का काम हमारी महानगर पालिका करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं और एकनाथ शिंदे जी पूरी ताकत के साथ इस महानगर पालिका को मदद करेंगे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।